हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? ठीक है सर। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 14, डेप्रिसिएशन। आइए सबसे पहले लिखिए चैप्टर नंबर 14, डेप्रिसिएशन। देखो, इस चैप्टर में काफ़ी कुछ थ्योरेटिकली थ्योरी भी डिस्कस करने के लिए है और काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी है। हम्म लगभग 10% थ्योरी है और 90% न्यूमेरिकल्स है। एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स ही आएगा। एग्ज़ाम में 100% न्यूमेरिकल्स ही आएगा। समझ गए? तो फिर सर थ्योरी क्यों पढ़ाओगे? मैंने मैंने कब कहा कि थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा? अभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में तो मैं चाहूँगा छोटी छोटी बेसिक्स बातें समझा करके और सीधे कहाँ पहुँच जाएं? न्यूमेरिकल्स पे। थोड़ा इंटरेस्ट आपका पैदा हो जाए, थोड़ा कुछ करने लगो अपने आप से भी आप। फिर कभी फुर्सत मिलेगा तो एक बार क्या करेंगे हम? थ्योरी पे भी आएंगे। थोड़ा थोड़ा थ्योरी का डोज आपको देंगे। अगर एक दो क्लास शुरू में ही थ्योरी लगा दिया ना, तो कसम आप जानते हो क्या करोगे? कहोगे डिप्रेशन बहुत ही बेकार चैप्टर है, इसको यहीं छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करेंगे कि आपके दिमाग में डिप्रेशन का एक रॉन्ग इम्प्रेशन बन जाए। तो थ्योरी को साइड करो, स्टार्ट करो न्यूमेरिकल्स। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए भी थोड़ी बहुत जानकारी तो थ्योरी की चाहिए चाहिए। मान गए? देखिए, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उस एसेट्स को जब आप परचेज करते हो, किस पे? एट ओरिजिनल कॉस्ट पे। जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है आप परचेज करते हो। हाँ, जो भी कॉस्ट है। बिल्कुल। आप बिल्डिंग परचेज करो, मशीनरी परचेज करो, जो भी परचेज करो आप। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक मशीनरी परचेज किया। उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपया। एक मशीनरी आपने परचेज करी 10 लाख की। कब परचेज करी, डेट भी जानना जरूरी है। मान लो 1/1/2015 को परचेज करी आपने। ये डेट ऑफ परचेज हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो। अब ये बताओ कि आज कौन सा डेट है? आज डेट है, मान लो 31 दिसंबर 2019 मान लो। तो क्या आज भी उस मशीनरी की वैल्यू 10 लाख रहेगी? व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑफ टुडे? ध्यान सुनना, मैंने क्या लिखा? व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑफ टुडे। या मैं बुक को हाईलाइट कर देता हूँ। कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करते हैं, मार्केट जाते हैं और वहां पे मशीनरी की वैल्यू पता कर लेते हैं। कब? 19 को। अगर आप मार्केट गए और आपने मशीनरी की वैल्यू पता करी, तो पता चला उसकी वैल्यू कितनी थी? 12 लाख। लेकिन ये कौन से मशीनरी की बात हो रही है? ये किसी दूसरी मशीनरी की बात हो रही है। मैंने दूसरी मशीनरी की बात नहीं पूछी आपसे। मैंने क्या पूछा? ये मशीनरी जो 10 लाख की थी, वो आज कितने की है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी, ये 10 लाख वाली मशीनरी। मतलब, ध्यान सुनना, द मशीनरी परचेज्ड एज ऑन 1/1/2015 at the rate 10 lakh. What is the value of this machinery as on 31st December 19?
क्या वैल्यू है सर? क्या वैल्यू होगी आप बताओ? कैसे पता चलेगा बताओ? आप कहोगे सर उसकी वैल्यू क्या होगी, आज भी 10 लाख की होगी, जितने का मैंने परचेज किया उतने का ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। जब भी कोई मशीनरी या फर्नीचर कुछ आप परचेज करते हो, जिस दिन वो परचेज करते हो उसका उस दिन वो न्यू होता है, और जैसे जैसे टाइम पास होता है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, वो क्या होता जाता है, ओल्डर, वो पुराना होता जाता है। अगर इसको कभी आप मार्केट में जाके बेचोगे तो वो क्या कहलाएगा, वो सेकेंड हैंड हो जाता है। बहुत ही बेसिक सी बात, अभी जानते हैं इन बातों को। आपके घर में कोई कार है, आपने पहली बार परचेज की तो नया था वो कार, अब उस कार को आप बेचने जाओगे तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वो सेकेंड हैंड। मानते हो नहीं मानते हो? तो जब कोई न्यू मशीनरी आपने परचेज किया और वो ओल्डर हो जाएगा तो वो अपनी वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू वो लूज करेगा। वो वैल्यू लूज करेगा, उसमें वियर एंड टीयर लगेंगे। बात समझ रहे हो? वो ओल्ड फैशन्ड हो जाएगा। जो मैं बोलता हूँ सबका मतलब बताऊंगा आपको। वियर एंड टीयर, ओल्ड फैशन, और क्या हो सकता है, वही बात है, आउटडेटेड। आउटडेटेड हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, मतलब अब आज के समय में उसका फैशन नहीं रह गया। क्या मतलब इसका सर? वियर एंड टियर मतलब हुआ कि जैसे जैसे कोई चीज़ को आप यूज़ करते हो उसमें कुछ टूट फूट होती है, थोड़ा घिस जाता है, उसके अंदर के पार्ट्स पुराने हो जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, वीक हो जाती है। क्लियर बात है, उसी को बोलते हैं क्या, वियर एंड टियर। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो ओल्ड हो जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। आज अगर कोई नया परचेज करके लाओगे तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ज़्यादा बेटर होगी। आप देखो ना, अगर आज से 10 साल पुरानी कोई गाड़ी लोगे आप, उसकी टेक्नोलॉजी क्या डिफरेंट है, आज की गाड़ी की टेक्नोलॉजी क्या डिफरेंट है, उसके माइलेज क्या अलग है, पुराने के माइलेज क्या अलग है, फैसिलिटीज़ कंफर्ट सब डिफरेंट हो जाते हैं। तो जो भी मशीनरी जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अपनी वैल्यू लूज़ करता है। इसी वियर एंड टीयर को, इसी ओल्ड फैशन को, इसी आउटडेटेड को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वैल्यू लूज करना, टू लूज द वैल्यू, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वैल्यू लूज करने को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और वैल्यू लूज क्यों करता है, बता दिया अभी मैंने। वियर एंड टीयर हो सकता है, ओल्ड फैशन हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, एक्सेट्रा, और वेरियस रीजन्स हो सकते हैं। फैशन ही चला गया उसका, टूट फूट हो गया उसका, अब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, पुराना हो गया है। ये सारे वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है, लूज होती है। और इसी वैल्यू लूज करने को क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारा मशीनरी वियर एंड टीयर हो गया, हमारा मशीनरी आउटडेटेड हो गया, ओल्ड फैशन हो गया। ऐसा नहीं कहेंगे हम एक शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट कर गया, उसको लिख सकते हैं टू डेप्रिशिएट, टू डेप्रिशिएट। मान गए बच्चे? जल्दी बोलो। तो सर कैसे, कितना वैल्यू हो गया, मान लो कि जो वैल्यू, जो सामान आपने परचेज की थी 1/1/15 को, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस दिन 10 लाख। ये ओरिजिनल कॉस्ट है, इसको ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बोलते हैं, द कॉस्ट एट विच एन एसेट इज परचेज्ड। जिस कॉस्ट पे किसी एसेट को आपने परचेज किया है वो कॉस्ट, उसकी कौन सी कॉस्ट कहलाती है, बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट। अब ये मशीनरी 31 दिसंबर 2019 को मान लो हो गया है, सपोज करो 7 लैक्स का हो गया, 15 15 16 17 18 19, मतलब कितने साल हो गए, 5 ईयर्स हो गए। आफ्टर 5 ईयर्स ये मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, 7 लाख हो गई है। इसका मतलब 10 लाख में से 7 लाख गया तो कितना हो गया, 3 लाख।
3 लाख वो वैल्यू क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, लॉस्ट वैल्यू। ये लॉस्ट वैल्यू ही क्या कहलाता है, डेप्रीसिएशन कहलाता है। मैं तो कहूँगा पहले मेरी बात को सुन लो, सुनने के बाद पॉज करो, फिर लिखो, फिर आगे सुनना। यही कहलाता है डेप्रिसिएशन। लेकिन ये डेप्रिसिएशन कितने साल का है, 5 ईयर्स का है। डेप्रिसिएशन ऑफ 5 ईयर्स कितना हो गया, 3 लाख हो गया। अगर मैं 1 साल का निकालना चाहूँ तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा बताओ, 60,000। ये हो जाएगा 60,000 का। 3 लाख डिवाइड बाय 5 60,000 का। अब ये मशीन एक, इसका मतलब हुआ कि 1 साल में ये 60,000 की वैल्यू लूज किया। ईयर 1 में 60,000, ईयर 2 में 60,000, ईयर 3 में 60,000, ध्यान समझना, ईयर 4 में 60,000, ईयर 5 में व्हाट, 60,000। ये हर साल का अलग अलग क्या आ गया, ये हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया। अब मैं इसके बाद लूँगा पॉज, क्योंकि मुझे आपका आंसर चाहिए पहले कि आप समझ पाए अभी तक बात। बोलो जी, समझ पाए। ये आ गया हर साल का डेप्रिसिएशन। अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना था, कितना का हो गया, जल्दी बोलो। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना है, ईयर 2 का, ईयर 2 का 60,000, ईयर 3 का। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर क्या है, डेप्रिसिएशन, डीपी मतलब डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने, डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर इज व्हाट, इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब समझते हो क्या होता है, नहीं समझे तो फिक्स्ड। हर साल का डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स्ड है। हर साल का डेप्रिसिएशन क्या है, जल्दी बोलो बच्चा यार, ओह क्या है, फिक्स्ड है। अगर हर साल का डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है तो इसको वो जान दो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड सर, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं हम। अगर हर साल का डेप्रिसिएशन सेम हुआ, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम हुआ, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या सर इसका कोई दूसरा नाम भी है, यस दूसरा नाम है। क्या नाम है दूसरा सर, लिखो, इसका दूसरा नाम है और, इसको और लिख लो। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका तीसरा नाम भी है, यस क्या नाम है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इतने नाम आ गए इसके, अब क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तीन में से कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कहोगे सर ढंग से समझ में नहीं आया, मैं कहूँगा हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना बताओ कि क्या आपको ये बात समझ में आ गया, ये तीनों नाम हम कब इस्तेमाल करेंगे। कहोगे सर इतना तो समझ में आ गया है कि अगर हर साल का डेप्रिसिएशन सेम है, अगर हर साल का डेप्रिसिएशन सेम है 60 60 60 60 या तो 50 50 50 50 या 40 40 40 40 वट एवर, यहाँ पे 60 मैंने एग्जाम्पल लिया है। अगर हर साल का डेप्रिसिएशन सेम है तो ऐसा कोई भी केस जहाँ पे हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आता है, उस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। मान गए, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पीछे जाऊंगा, मैं पूरी बात आपसे फिर से सुनूंगा तब बात करूंगा आगे का। मैं पढ़ाता जाऊं, मैं पढ़ाता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, आपको कुछ समझ ना आए क्या फ़ायदा। बताओ कौन सा चैप्टर है,
मेरे साथ साथ बोलते जाओ। डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट थ्योरी इसमें मैंने मान रखा है? 10%। कितना परसेंट न्यूमेरिकल? 90%। एग्जाम में क्या आता है? न्यूमेरिकल्स। प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया कि एक मशीनरी परचेज किया। कितने का? 10 लाख का। कब परचेज किया? 1/1/2015 को। बोलो मेरे साथ, किया ना परचेज? यस सर। हाँ, 10 लाख का परचेज किया। जिस वैल्यू पे मशीनरी को हम परचेज करते हैं वो वैल्यू बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? ओरिजिनल कॉस्ट। ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट। अब क्या है, 2015 को परचेज किया मैंने। मैं चाहता हूँ कि 5 ईयर्स आफ्टर, मतलब 31/12/2019 को इस मशीनरी की वैल्यू फिर दोबारा से निकालें हम। तो बताइए, अगर मैं 5 साल बाद इस मशीनरी की वैल्यू निकालता हूँ, तो तुम मुझे खुद बताओ, क्या 5 साल बाद उस मशीनरी की वैल्यू सेम रहने वाली है? बोलो ना। सेम रहेगी? नहीं रहेगी। 5 साल में कितना दुनिया बदल जाता है, कितने सारे नए टेक्नोलॉजी आ जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोबाइल देखो। जो मोबाइल तुमने आज से 5 साल पहले 20,000 की परचेज़ की होगी, वो आज आज उसकी वैल्यू 2,000 भी नहीं होगी। कोई टीवी तुमने आज से 5 साल पहले 50,000 की परचेज़ की होगी, आज वो 10,000 का नहीं बिकेगा। कोई लैपटॉप परचेज़ किया हो, उसकी वैल्यू काफ़ी लूज हो गई होगी। तो मशीनरी हो या कोई भी गैजेट्स हो या कोई भी इक्विपमेंट्स हो, सब की वैल्यू क्या होती है? लूज होती है। अगर आप मार्केट में कोई घर खरीदने चले जाओ, अगर आप नया घर खरीदते हो और पुराना घर खरीदते हो एक ही मोहल्ले में, एक ही लोकेलिटी में, तो नए घर की कॉस्ट क्या होती है? बोलो। नए घर की कॉस्ट ज़्यादा होती है और पुराने घर की कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। क्योंकि नए घर को आज के आज बनाया गया है, उसमें नए टाइल्स, नए मार्बल्स, नई टेक्नोलॉजी, नए इंटीरियर सब लगाए गए हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जो घर आपने 5 7 साल 10 साल पुराने घर परचेज़ की है, तो उसमें क्या है? बोलो। उसकी उसका जो सब पुराने लग गए, टाइल्स पुराने, मार्बल्स पुराने, डिज़ाइन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर पुरानी होती जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? लूज़ होती जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने घर में तुम रह नहीं सकते, रह सकते हो, लेकिन तुम्हें उतना कंफर्टेबल या उतना अच्छा नहीं फील होगा जितना किसी नए घर में फील होगा। मान गए? ये बात है। लेकिन जो नया आज है वो भी कल क्या होगा? पुराना हो जाएगा। तो ये नया और पुराना होना तो लगा रहता है। इसका मतलब जिसकी वैल्यू आज जितनी है वो वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी। एक ही चीज़ है दुनिया में जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। बताओ कौन चीज़ है वो? बताओ। एक ही चीज़ है दुनिया में जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। मैंने कहा ना कि मुझे इस चैप्टर को जल्दी में पढ़ाने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बच्चों को भली भांति समझता हूँ, बच्चों को डीपली जानता हूँ, मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स करता गया, बच्चे आजकल खो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते बातों को। उनका दिमाग ना कई पॉइंट्स पे स्कैटर्ड होता है, उसका दिमाग एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होता है। इसलिए मुझे बच्चों का अटेंशन भी ड्रॉ करना होता है, बहुत सारी बातें बनाकर फिर समझाना होता है। मैं बिल्कुल भी आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। बताओ जी, कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है? बता सकते हो? दुनिया में सबसे कीमती वो एसेट्स है और उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। आपने कहा गोल्ड। एकदम गलत है। एकदम सही आंसर नहीं है। गोल्ड की वैल्यू मार्केट में क्या होता है? फ्लक्चुएट करता है उसकी कॉस्ट। और वो है लैंड, जमीन। जमीन की वैल्यू दुनिया में हमेशा बढ़ती है, वो कभी डेप्रिशिएट नहीं करता, वो हमेशा एप्रिशिएट करता है। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू को लूज करना। मैं साइड साइड लिखता हूँ यहाँ पे एप्रिशिएट। आपने एप्रिशिएट सुना होगा कि हमारे टीचर ने हमको काफ़ी अप्रिशिएट किया है, मतलब प्रशंसा किया है। वहाँ पे अप्रिशिएट का मतलब कुछ और है, यहाँ अप्रिशिएट का मतलब कुछ और है। एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का बढ़ जाना। लैंड ही ऐसा चीज़ है जिसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। बात समझ गए? तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता था, सर अगर मान लो आप कोई पुराना घर परचेज करते हो, अगर वो पुराना घर आपने आज से 10 साल पहले परचेज किया था 50 लाख रुपए का, तो वो घर भी आज हो जाता है 1 करोड़ रुपए का 10 साल बाद। आपने कहा कि घर तो पुराना हो गया है, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे बढ़ गई?
तो मैं कहूँगा जो घर होता है ना, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है घर, और दूसरा होता है जिस ज़मीन पे वो घर बना होता है। ध्यान सुनना, तुम्हारा घर है, हमारा घर है, उसमें दो कंपोनेंट है। एक तो घर है, जिस फ्लोर पे हम रहते हैं, जिस कमरे में हम रहते हैं। दूसरा होता है वो किस ज़मीन पे वो खड़ा है। और घर और ज़मीन की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। घर तो अपनी वैल्यू लूज़ करता है, लेकिन ज़मीन अपनी वैल्यू क्या होता है, बढ़ाता है। तो ओवरऑल क्या होता है, घर की वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ जाता है। समय के साथ साथ घर की वैल्यू बढ़ जाता है। जबकि तुम्हारा घर क्या हो गया, पुराना हो गया है। जिस घर में तुम रहते हो सकता है वो 15 साल 10 साल पुराना घर हो। कायदे से उस घर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट में तुम बेचने जाओगे ना, तो उसकी प्राइस तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा पहले से। क्यों? क्योंकि ज़मीन की वैल्यू क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है। और ज़मीन की वैल्यू क्यों बढ़ती है सर? ज़मीन की वैल्यू क्यों बढ़ती है बताओ? ज़मीन की वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि ज़मीन बढ़ता नहीं है, ज़मीन तो फिक्स है। जो आपका अर्थ है, जो पूरा अर्थ है, उसमें तो मेरे ख्याल से क्या है, 1/3 सॉइल है, 2/3 क्या वाटर है ना। 1/3 सॉइल एंड 2/3 वाटर है। जो 1/3 सॉइल है, उस सॉइल पे भी, मिट्टी पे भी फिक्स है वो। और पॉपुलेशंस क्या हो रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ता जाएगा, ज़मीन हर बंदों के लिए क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना लैंड तुम्हारे दादा के पास था, उतना तुम्हारे फादर के पास नहीं था, उतना तुम्हारे पास नहीं होगा, उतना तुम्हारे बच्चे के पास नहीं होगा। ज़मीन पर पर्सन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जो चीज़ पर पर्सन कम होता जा रहा है, इसका मतलब है उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आज से 20 साल पहले दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1.25 करोड़ होगी, 1 करोड़ 10 लाख होगी। आज दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 2 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट 40% 50% के आसपास या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया। जब पॉपुलेशन बढ़ गया तो सारे पॉपुलेशन कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं ना। उसको भी तो घर चाहिए ना, उसको भी ज़मीन चाहिए ना। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और ये वैल्यू तो और बढ़ेगा, ये वैल्यू तो और बढ़ेगा। पहले दिल्ली में ना हाई राइज बिल्डिंग कम दिखते थे, सेकेंड फ्लोर हार्डली होते थे पहले। फिर थर्ड फ्लोर आया, फोर्थ फ्लोर आ गया, फिफ्थ फ्लोर होने वाले हैं। ठीक, ठीक है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लगे, हाई राइज बिल्डिंग बनने लगे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़मीन कम हो रहा है, तो लोगों को अब आसमान में जाना पड़ रहा है। बात समझ गए? तो एक ज़मीन ही है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, और सबकी वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है, धीरे धीरे करके घटती है। मैंने क्लास को बीच में आगे ना बढ़ा के, मैं चाहता कि कुछ जनरल बातें आपसे करूं, थोड़ा इंटरेस्ट आपको आ जाए पहले। मान गए? बोलो जल्दी। हाँ सर। तो जो मशीनरी को आपने जिस दिन परचेज किया, उस दिन तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो, लेकिन धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती आती है। जब घटने के बाद जो उसकी वैल्यू होती है, ध्यान देना, यहाँ समझाता हूँ। देखो, मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था, बुक वैल्यू। जिस वैल्यू पे आप खरीदते हो, कौन सी वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट। समय के साथ क्या लगता है उसमें, डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, बुक वैल्यू कहलाएगा। बड़ी अच्छी बात है, मैं अगली क्लास में आते ही सबसे पहले पूछूंगा आपसे, ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या करो, बोलो ना, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। फिर जो वैल्यू आएगा क्या कहलाएगा, बुक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिया था मैंने आपको, बताओ यहाँ पे 10 lakhs क्या था सर, ओरिजिनल कॉस्ट। ये 7 लाख क्या है सर, बुक वैल्यू। 10 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, 7 लाख बुक वैल्यू है। ये 7 लाख कैसे आया, 7 लाख आया 10 लाख माइनस 3 लाख डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि बुक वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कितना हो गया, 10 लाख माइनस 3 लाख, दैट इज व्हाट, 7 लाख। कभी भी आपसे पूछूंगा मैं, आपको बताना होगा कि सर जिस वैल्यू पे हम परचेज करते हैं वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। धीरे धीरे उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, उसकी वैल्यू गिरती है। और जितनी वैल्यू उसकी गिर जाती है, जब उसको हम माइनस करते चले जाते हैं, तो क्या मिलता जाता है मुझे, बुक वैल्यू। इसको बुक वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी वैल्यू पे इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जो हमारा बैलेंस शीट होता है ना, जहाँ पे सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को दिखाते हैं हम, उसको इसी वैल्यू पे दिखाते हैं। एक मज़ेदार बात और सिखाता हूँ, देखो। देखो, ये बताओ कि फर्स्ट ईयर में देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी, 10 लाख थी, याद है।
फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था? 60,000। तो वैल्यू कितनी बच गई? 9,40,000। ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू हो गया। बुक वैल्यू कब? आफ्टर आफ्टर फर्स्ट ईयर। फिर क्या करोगे? लेस डेप्रिसिएशन कितना? 60,000। अब कितना बचेगा? 8,80,000। ये क्या कहलाएगा? बुक वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर। मतलब हर साल बुक वैल्यू क्या होती जाएगी उसकी? बदलती चली जाएगी हर साल। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बुक वैल्यू क्या होगा? घटता चला जाएगा। बुक वैल्यू क्या होगा? घटता चला जाएगा। मान गए? जल्दी बोलो। हाँ सर, मान गए। तो पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस, आ गया बुक वैल्यू। फिर डेप्रिसिएशन माइनस, आ गया फिर से बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू ईयर 2 की है, ये बुक वैल्यू ईयर 1 की है। ऐसे ही ईयर 3 का निकालोगे, 4 का निकालोगे, 5 का निकालोगे, और बहुत चीज़ हम आपको आपकी निकालने के लिए सिखाते रहेंगे धीरे धीरे करके। मान गए बात यहाँ तक? ठीक है जी। ये बातें मैंने आज की क्लास में एक बार पढ़ा दिया, फिर से रिपीट भी कर दिया। अब मैं बात करना चाहता हूँ आपको किसके बारे में? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। उसमें सबसे पहले मेथड्स की बात मैंने करी, और उस पहले मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, या दूसरा नाम क्या है उसका? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या तीसरा नाम क्या है उसका? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये नाम क्यों है सर? इसको इस नाम से क्यों बुलाते हैं हम? मैं समझाता हूँ। देखो, आपने इकोनॉमिक्स में ग्राफ पढ़ा होगा, देखना। थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ समझाने का आपके ग्राफ से, देखना। हालांकि इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइम, और यहाँ लिखता हूँ डेप्रिसिएशन। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। कभी देखा है ग्राफ इस तरह से? भाई डिमांड कर्व बनाते हो, कितने सारे कर्व बनाते हो, देखते तो होगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। डेप्रिसिएशन ईयर 1 में कितना डेप्रिसिएशन, ये बताओ। ये ईयर 1 है, कितना डेप्रिसिएशन है? 60,000। ईयर 2 में कितना है? 60,000। ईयर 3 में कितना है? 60,000। ईयर 4 में कितना है? 60,000। ईयर 5 में कितना है? 60,000। क्या देखा आपने? एक, अगर मैं ये सारे डेप्रिसिएशन के पॉइंट को मिला दूं तो कैसा लाइन बन रहा है, ये बताओ। क्या लाइन बन रहा है? मैंने पहले साल का ये पॉइंट है, दूसरे साल का ये पॉइंट है, तीसरे साल का ये पॉइंट है, चौथे साल का, पाँचवें, सारे पॉइंट को मिला दिया, कैसा लाइन बना? इस लाइन को क्या कहोगे आप? ये लाइन कैसा है? क्या ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन है? क्या ये कर्व है? क्या है फिर? स्ट्रेट लाइन है। क्या बात है, आपने इसका नाम दिया, क्या नाम दिया इसका? इसका नाम दिया आपने स्ट्रेट लाइन। ये किसका स्ट्रेट लाइन है? किसका स्ट्रेट लाइन? ये 60,000 का। और ये 60,000 है क्या? डेप्रिसिएशन है। मतलब अगर हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, अगर हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, उस डेप्रिसिएशन को अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो ग्राफ पे मुझे लाइन कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? क्या नाम इसका हो गया? स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब क्या हुआ? इफ डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर इज फिक्स्ड। बात समझ गए? इफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इज फिक्स्ड एंड वी show this depreciation on graph we get what? मुझे क्या मिलेगा? we get what? we get straight line। हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। that's why this method of calculating depreciation
इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये, बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड. दैट्स वाई दिस method of calculating depreciation is called what? Straight line method. क्या कहलाएगा ये? स्ट्रेट लाइन मेथड कहलाएगा. क्या बात. If depreciation of every year is fixed and we show this depreciation on graph, we get a straight line. That is why this method is called what? This method of calculating depreciation is called straight line method. आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है. नहीं भी समझ में आएगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने समझा दिया. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, बहुत खोजी पत्रकार होते हैं, वो बहुत डीपली जानना चाहते हैं. अदरवाइज़ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हर साल का डिप्रेशन सेम है तो अगर उसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा. इसलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड. अब बात ये आती है कि इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम क्यों देते हैं. इसका नाम दूसरा क्या नाम है, इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. बोलो, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं. ये बताओ, आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बताओ. ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है. ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, बोलो ना, 10 लाख है. और डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है ईयर 1 में कितना है बताओ, 60,000. ईयर 2 में कितना है, 60,000. ईयर 3 में कितना है, 60,000. सुन रहे हो मेरी बात. डेप्रिसिएशन हर साल क्या है, 60 60 60 60. अब मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ओरिजिनल कॉस्ट के रेस्पेक्ट में ये 60,000 कितना परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूँ तो क्या आएगा बताओ. वो आएगा 60,000 डेप्रिसिएशन है, डिवाइड बाय 10 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, अब मल्टीप्लाई 100. अरे बाबा, ये इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पाए. परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये तो बेसिक्स बात है सर. डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100, तो क्या हो गया ये, 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना आ गया, ये आ गया 60%. 60% नहीं, 6% आया. कितना आया, 6%. क्या आया बच्चे, 6%. अब ये बताओ, पहले साल में डिप्रेशन कितना है, 6% है. देखो मैं दिखाता हूँ. ईयर 1 में 10 लाख का 6% कितना है, 60,000. ईयर 2 में 10 लाख का 6% 60,000. समझ रहे हो बच्चे. ईयर 3 में 10 लाख का 6% 60,000. इसका मतलब है कि हर साल जो डिप्रेशन निकाली गई है, 60,000 निकाली गई. और किस वैल्यू पे निकाली गई है, वो किस वैल्यू पे निकाली गई है, ओह, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाली गई है. किस पे निकाली गई है, ओरिजिनल कॉस्ट में. हर साल का डिप्रेशन किस पे निकाली गई है, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाली गई है. अगर इस तरह से हम डिप्रेशन निकालते हैं तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. मैं लिख देता हूं. व्हेन every year's depreciation is calculated on the original cost of the asset then this method of calculation is called what, called ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. मेरे स्पीड से आप लिख नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको पॉज करके लिखो. दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. वेरी गुड. मान गए बच्चे, जल्दी बताओ, मान गए. हाँ सर. अब आइए, कहोगे सर इसका नाम आपने एक और रखा है, और वो नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ये क्यों रखा है,
देखो भाई, वो भी समझाता हूँ। इसका नाम आपने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों रखा है? ये बताओ कि ईयर 1 का डिप्रेशन कितना है? 60,000। ईयर 2 का कितना है? 60,000। ईयर 3 कितना है? ईयर 4? ईयर 5? क्या बात है। अब ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 को क्या मान लो आप? इंस्टॉलमेंट मान लो। कोई भी अमाउंट जो हर साल होता है, इक्वल अमाउंट, उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, या इक्वल या अनइक्वल, वट एवर, आई डोंट नो। अगर कोई एक अमाउंट हर साल आप असाइड अलग करते हो तो उसको, उस अमाउंट को हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो ये क्या इंस्टॉलमेंट है? आप गाड़ी का इंस्टॉलमेंट पे करते हो, आप घर पे खरीदते हो तो उसका इंस्टॉलमेंट पे करते हो। तो ये मत समझना कि इंस्टॉलमेंट का मतलब सिर्फ पेमेंट ही पेमेंट होता, नहीं। आपको कुछ मिलता है वो भी इंस्टॉलमेंट है। अगर आप कोई ईच अमाउंट हर साल कोई एक्सपेंडिचर डेबिट करते हो वो भी इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट होने के लिए ये होना चाहिए कि वो हर साल पेमेंट होना चाहिए, एवरी ईयर या एवरी मंथ। वो क्या बोलते हैं उसको, टाइम बेस्ड होना चाहिए, रेकरिंग नेचर का होना चाहिए, रेकरिंग। देखो, रेकरिंग नेचर का होना चाहिए। अब मान लो आप घर खरीदते हो, 1 करोड़ का घर खरीदा आपने, पूरी पेमेंट आपने एक साथ कर दी, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट नहीं है। लेकिन आपने 1 करोड़ का घर परचेज किया, आपने क्या किया, उसका इंस्टॉलमेंट बना लिया है, और हर महीने आप 1 लाख पे करते हो, तो ये क्या आपका इंस्टॉलमेंट है? बात समझ गए? जब कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी पेमेंट आप हर महीने, हर साल, या हर 6 महीने पे, हर 2 महीने पे करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं। मान गए बच्चे? मान गए? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट क्या है? बोलो ना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट क्या है? सर पहले साल 60,000 है, दूसरे साल 60,000 है, तीसरे साल 60,000 है, चौथे साल 60 है, पाँचवें साल 60 है। क्या ये इंस्टॉलमेंट सेम है ना? तो सेम को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? उसको फिक्स्ड बोल सकते हैं, इक्वल या फिक्स्ड बोल सकते हैं। इसलिए इंस्टॉलमेंट के पीछे क्या लगा दिया हमने? फिक्स्ड। अब ये क्या हो गया? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मान गए? आ जाओ, इसको मैं डिफाइन करके लिख देता हूँ आपको। लिखो, सिंस depreciation of each year is what? Fixed. That is why this method is also called what? Fixed installment method. तो देखा आपने, आज की क्लास में मैंने डेप्रिसिएशन को स्टार्ट किया। स्टार्ट करके सिर्फ मैंने मेथड्स में सिर्फ एक मेथड समझा पाया, और वो मेथड क्या था? या उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहो, या उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहो, या उसको क्या कहो, और उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को। तो मैंने आज आपको इन तीनों टर्म्स का मतलब समझाया, बुक वैल्यू का मतलब समझाया, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब समझाया, डेप्रिसिएशन क्या होता है उसका मीनिंग बताया, किस एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता वो बताया। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको आज की क्लास में मिली होगी। क्या कहते हो बच्चे? अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे इस पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से और भी सवाल करने के लिए सिखाएंगे। लेकिन याद रखना, अगली क्लास जब मिलोगे ना तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब पूछूंगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब पूछूंगा। जानते हो, पहली बार आप पढ़ रहे हो, इससे पहले ज़िंदगी में कभी आपने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में। तो मुझे ये सोच करके पढ़ाना पड़ता है कि एक खाली डब्बा मेरे सामने बैठा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है, और एकदम नीचे जा कर के मुझे एक एक बात एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन अगर उसके बाद इसका जवाब मुझे नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं मिलेगा तो ये बहुत डिसहार्टनिंग होगा, काफ़ी तकलीफ वाली बात होगी। तो मुझे तकलीफ ना पहुँचे, आप मुझे जवाब दोगे अगली क्लास में जब मैं पूछूंगा। अगर मुझे आंसर मिला तो मैं और एक्साइटमेंट के साथ आपको क्या कर पाऊँगा? अगली क्लास में पढ़ा पाऊँगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।